बेटा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेनजीर के सेकंड टेन्योर के बारे में, यानी कि 1993 से 1996 के बारे में। इसके बारे में बड़े बच्चे कह रहे थे कि यार सर वीडियो डाल दें या सर ये समझा दें, तो आज मैंने इसको भी समझाने का फैसला कर लिया है। बेटा इलेक्शंस हुए 1993 में। इलेक्शंस के रिजल्ट अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा सीट्स जीती बेनजीर की पार्टी, यानी कि एक बार फिर से पाकिस्तान पीपल पार्टी सबसे ज्यादा सीट्स जीतती है। उसके बाद मुस्लिम लीग थी बेटा, यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी, और उसके अलावा जो आजाद उम्मीदवार थे वो यहाँ पे खड़े हुए थे। ठीक है ना बेटा। इस बार क्या हुआ, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक ही पार्टी से बने, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फारूक अहमद लगारी साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया और बेनजीर को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो अब नजर आ रहा था कि शायद इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा चल रहा है ना बेटा। पहले जिया ने जुनेजो को हटा दिया, फिर गुलाम इसाक खान ने बेनजीर को हटा दिया, फिर गुलाम इसाक खान ने नवाज शरीफ को हटा दिया। तो ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जो इख्तिलाफात चल रहे थे, अब उसके चांसेस को रिड्यूस करने के लिए दोनों ही की पार्टी से आ गए। ठीक है, फारूक अहमद लगारी और दूसरे बेनजीर दोनों ही पीपल्स पार्टी से थे। बेटा बेनजीर अब भी मेजोरिटी नहीं जीत पाई थी, तो इसने क्या किया था, कुछ आजाद उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मिलकर कोलिशन फॉर्म कर लिया था, यानी कि मिलकर गवर्नमेंट बना ली थी। और इस तरीके से इसने अपनी मेजोरिटी कायम की एंड शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। अगर सक्सेस की बात करें तो बेनजीर ने पोजीशन ऑफ वुमेन के लिए भी बड़ा काम किया। इसने विमेन डेवलपमेंट बैंक्स बनाए। क्या बनाए? विमेन डेवलपमेंट बैंक्स बनाए। इसने विमेन के पुलिस स्टेशन बनाए, विमेन पुलिस स्टेशन बनाए बेटा। इसने विमेन के लिए हॉस्पिटल्स और मैटरनिटी होम्स बनाए। सो बेनजीर वर्कड ऑन द एजेंडा ऑफ चेंज, शी वॉन द इलेक्शंस ऑन द एजेंडा ऑफ चेंज एंड शी बिकेम अ चेंज फॉर विमेन। ये इटसेल्फ बेनजीर खुद एक चेंज थी खवातीन के लिए। इसने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया, यहाँ पे फेमिनिज्म को बहुत सपोर्ट किया। और जो हुकूक एक्चुअली फेमिनिज्म में होने चाहिए ना बेटा, जिनके ऊपर बात होने चाहिए, इसने वो काम किए। विमेन के डेवलपमेंट बैंक्स बनाए जो कि बेसिकली विमेन के बिजनेस को प्रमोट करते थे, उनको फाइनेंशियल नॉलेज देना, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना, ये पर्टिकुलर काम था। मेटर्निटी होम्स बनाए, पुलिस पुलिस स्टेशन बनाए खवातीन के लिए खास तौर पे, कि वो उनको जो हरासमेंट इश्यूज का सामना करना पड़ता था अक्सर मेल पुलिस स्टेशन में, उससे बच सके। वो सारे इश्यूज के ऊपर बेनजीर ने काम किया। उसके अलावा बेटा उस टाइम पे सोमालिया के अंदर, आज भी वैसे तो सोमालिया के अंदर क्या हालात चल रहे हैं आपने देखा है कि कितना ज्यादा वहां पे कितना ज्यादा वायलेंस है। तो बेटा उस टाइम पे भी बेनजीर के टाइम पे यूएन ने अपना पीस कीपिंग ऑपरेशन अनाउंस किया। तो बेनजीर ने कहा पाकिस्तान के भी 5,000 ट्रूप्स, यानी कि पाकिस्तान के 5,000 बंदे यहां से जाएंगे सोमालिया में लड़ने के लिए, वहां पे अमन और अमान कायम करने के लिए। यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशन में पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया, जिससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेपुटेशन में इंक्रीमेंट आया। और हम इसका क्रेडिट बेनजीर की गवर्नमेंट को देंगे। उसके अलावा बेटा बेनजीर ने जो ट्रेड डेफिसिट था उसको कम करने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से मदद ली। तो बेटा लोन्स एंड असिस्टेंस वर गिवन फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती रही और ट्रेड डेफिसिट कुछ हद तक रिड्यूस हुआ। अच्छा, इस पॉइंट को हम पॉजिटिव देख रहे हैं, लेकिन एक तरीके से नेगेटिव भी है। इसको हम पॉजिटिव में भी लिखते हैं, इसको हम नेगेटिव में भी लिखते हैं। देखो भाई, आज मेरे पास 1 रुपए भी नहीं थे कि मैं खाना खा सकूं, मैंने उधार पकड़ लिया किसी से। तो बेटा आज की भूख मिट गई ना, आज का खाना तो मिल गया। अब कल देखेंगे कि वापसी कैसे करना है। लेकिन कल वापसी करना है, मेरे पर उधार आया हुआ है, मैं अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहा हूं, उधार में खाना खा रहा हूं, तो ये बुरी भी है एक तरीके से बात। ठीक है ना। तो बेटा यही पॉइंट पॉजिटिव में भी लिखा होता है, नेगेटिव में भी लिखा होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में लिखा होता है। बेनजीर जब भी आती थी, पहले टेन्योर में भी हमने देखा, सेकेंड टाइम पे भी हम देखेंगे कि इन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए काम किया। बेटा आपको पता है कि जियाउल के टाइम पे एक बड़ा इशू आया हुआ था, वो था प्रेसलर अमेंडमेंट एक्ट का। हु टेल मी व्हाट वाज प्रेसलर अमेंडमेंट एक्ट? मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे बेटा, प्रेसलर अमेंडमेंट एक्ट जिसका हम जिक्र कर रहे होंगे यहाँ पे, व्हाट वाज प्रेसलर अमेंडमेंट एक्ट? ये क्या था बेटा, कौन बताएगा मुझे? बेटा जियोलग के टाइम पे जब अमेरिका ने हमें बड़ी एड दी थी, तो बदले में अमेरिका ने हमसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया था जिसका नाम था प्रेसलर अमेंडमेंट।
उसके तहत अमेरिका ने कहा आपको अपनी मिलिट्री स्ट्रांग बनानी है, हम पैसा देंगे। आर्मी, नेवी, जो भी, एयरफोर्स, हम पैसा देंगे ना। मिलिट्री एड चाहिए, इकोनॉमिक एड चाहिए, हम देंगे। बदले में बस एक छोटा सा मुआहदा कर लो, जो आज के दौर में ये ईरान से करवाना चाहते हैं, जो आज के दौर में इन्होंने ईरान के खिलाफ जंग के लिए एक्सक्यूज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वही बेटा ये पहले भी कर रहे थे। हम पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर डेवलप ना करो, या ईरान को भी इस बात पे कन्विंस करना चाहते हैं कि आप बस अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल से खत्म कर दें। और ये पाकिस्तान से भी यही मुआवजा करवा रहे। पाकिस्तान तो बेटा पाकिस्तान है। फिर पाकिस्तान ने कहा सर छोड़ दिया, खत्म, भूल गए, हमें पता ही नहीं है न्यूक्लियर किसको कहते हैं। सही है। पाकिस्तान ने कहा सर पैसा पैसा चाहिए सर, न्यूक्लियर व्यूक्लियर कुछ नहीं, हम बनाएंगे नहीं, हम सोचेंगे भी नहीं न्यूक्लियर का, क्या होता है न्यूक्लियर में पता भी नहीं। पैसा पकड़ लिया, पीछे न्यूक्लियर भी बनाते रहे। अमेरिका को भी पता था पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, लेकिन उस टाइम पे वॉर चल रही थी, वो अफगानिस्तान वाली वॉर, याद है ना बेटा? यूएसएसआर और यूएसए की वॉर चल रही थी वो अफगानिस्तान में, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी। अमेरिका चुप बैठा, आंखें बंद, कान बंद, नाक बंद, सब बंद। अमेरिका कह रहा है हमें भी नहीं पता आप न्यूक्लियर बना रहे हो। बाद में अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा। पाकिस्तान ने इसको 28 F-16 फाइटर जेट्स की पेमेंट दी हुई थी, अमेरिका ने डिलीवरी करनी थी, अमेरिका पैसे खा गया, बोला नहीं दे रहे। क्यों? आपने भी तो हमसे झूठ बोल के न्यूक्लियर डेवलप किया है ना। बेटा ये सारे काम बेनजीर से पहले जिया उल हक वगैरह के टाइम पे हुए थे। बेनजीर जब आई पावर में तो इन्होंने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए काम किया। और बेटा उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उन्होंने भी पाकिस्तान से गुड रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए दोबारा से काम किया। विलियम पेरी ने अनाउंस किया कि जो प्रेस्लर अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने पाकिस्तान के F-16 फाइटर की डिलीवरी रोक दी थी और पेमेंट भी वापसी नहीं की थी, हमसे गलती हुई। और बेटा बेनजीर ने यूएसए विजिट किया 1996 में, और एक और एक्ट साइन हुआ इनके दरमियान, दैट वाज कॉल्ड द ब्राउन अमेंडमेंट एक्ट। क्या कहलाता है? द ब्राउन अमेंडमेंट एक्ट कहलाता है बेटा। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू दिस ब्राउन अमेंडमेंट एक्ट, अमेरिका ने कहा हम रीइंबर्स करेंगे, हम जो हमने पेमेंट वगैरह का इशू हुआ था हम उसको रीइंबर्स करेंगे। और पाकिस्तान को $388 मिलियन फराम किए। क्या किए? $388 मिलियन फराम किए। तो देखो पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ। उसके अलावा हिलरी क्लिंटन, जो कि फर्स्ट लेडी थी, कौन थी? फर्स्ट लेडी। बिल क्लिंटन की बीवी जो कि हिलरी क्लिंटन फर्स्ट लेडी कहलाती है, वो अपनी बेटी चेल्सी के साथ विजिट करती हैं पाकिस्तान और बेनजीर से मिलती हैं। और ये बेनजीर अपने दो बच्चों के साथ है। ये कौन कौन है भाई? गैस व्हाट? चलो इसका छोड़ दो, इसका तो गैस करो, ये कौन है? हाँ जी, कौन है ये भाई? बिलावल। कौन है? बिलावल जरदारी। बिल्कुल सही गैस, ठीक है ना। रेड वाली नहीं बेटा, इसकी बात कर रहा हूँ, व्हाइट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इसका मत समझना। ठीक है। तो बेटा ये देखो कि बेनजीर के बच्चे भी छोटे छोटे थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। तो पाकिस्तान से ताल्लुकात डेवलप हुए, अमेरिका के एड आई, F-16 फाइटर जेट्स की जो पेमेंट खा गया था अमेरिका, उसके भी कंपनसेशन कर दी। तो बेटा ये सब पॉजिटिव है कि नहीं है? बिल्कुल बहुत अच्छा है भाई, बेनजीर ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम किया। लेकिन आगे मसले सुनो। जब कुछ अच्छा चल रहा होता तो साथ में कुछ मुश्किलात भी आती हैं। और बेटा बेनजीर की तो वो मिसाल है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो बेनजीर की अपनी फैमिली इसकी दुश्मन थी, चाहे इसकी वालदा हो, चाहे इसका भाई हो, यही इसकी फैमिली, इसके अपने ही इसके सबसे बड़े दुश्मन थे। चाहे इनके शौहर हो, शौहर को तो कैसे भूल सकते हैं हम, आसिफ जरदारी साहब को हम कैसे भूल सकते हैं? भाई देखो, जब बेनजीर के वालिद साहब को कत्ल किया गया, यानी कि उनको सजाए मौत हुई, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो बेनजीर ने भी कहा मैं इस मौत का बदला लूंगी। और इनके भाई मुर्तजा भुट्टो ने भी कहा मैं भी इस मौत का बदला लूंगा। लेकिन दोनों ने रास्ते अलग अलग इख्तियार किए। बेनजीर ने कहा मैं सियासत में आके इस मौत का बदला लूंगी, जबकि मुर्तजा भुट्टो ने मिलिटेंट तंजीमें ज्वाइन कर ली, ये टेररिज्म की तरफ चले गए। इनके ऊपर प्लेन हाईजैकिंग के केस थे, इनके ऊपर मुल्क के खिलाफ कई केसेस थे बेटा टेररिज्म से रिलेटेड। तो इनके तो मुल्क पे आने पे भी पाबंदी थी। लेकिन जब बेनजीर प्राइम मिनिस्टर बनी तो मुर्तजा भुट्टो ने कहा मैं पाकिस्तान आ रहा हूं। दुबई से जहाज उड़ा, बेनजीर ने कहा लैंड नहीं होने देना, जहाज लैंड नहीं होने देना। इनको वापसी भेजा, ये दूसरा जहाज लेके इवेंचुअली कराची एयरपोर्ट पे लैंड हुए।
इनको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद बेनजीर इनसे मिलने गए। बेटा यहां पर नवाज शरीफ वगैरह को फिर बातें बनाने का मौका मिल गया कि बेनजीर एक टेररिस्ट से मिलने गई है, मुल्क दुश्मन से मिलने गई है, जिसके ऊपर प्लेन हाईजैकिंग के केस है, उससे मिलने गई है। बेनजीर ने कहा मैं यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, एक बहन की हैसियत से गई थी। इवेंचुअली मुर्तजा भुट्टो की बेल हो जाती है। ये यहाँ पे क्लिफ्टन में बिलावल हाउस पे थे, यहां से निकले। तो बेटा होता क्या है कि इनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ जाती है, लेकिन ये अकेले नहीं थे, इनके साथ इनके जो दहशतगर्द तंजीम के लोग थे वो भी थे। बेटा पुलिस इनको वार्न करती है कि आप हथियार डाल दें, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि मुर्तजा भुट्टो की तरफ से फायरिंग होती है, बदले में पुलिस फायरिंग करते हैं। दोनों तरफ से जब गोलियों का जो है वो एक्सचेंज होता है बेटा, इवेंचुअली देखा जाता है कि मुर्तजा भुट्टो वहां पर दम तोड़ देते हैं। मुर्तजा भुट्टो को 2-3 गोलियां लगती हैं, वहां पे ये दम तोड़ देते हैं बेटा। इनकी लाश वहीं घंटों तक पड़ी रही। यानी प्राइम मिनिस्टर के भाई की डेथ, रोड पे सड़क पे डेड बॉडी पड़ी रहती है, कोई हॉस्पिटल लेके जाने के लिए घंटों तक एम्बुलेंस नहीं आती, पुलिस के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। हाँ, पुलिस की प्रमोशन जरूर होती है। तो यहां पर कुछ एक इल्जाम ये भी आता है कि बेनजीर अपने भाई की मौत की जिम्मेदार, बेनजीर इसके मौत में इन्वॉल्व थी, क्योंकि वो पुलिस के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, बल्कि उनको प्रमोशंस मिलती है। बेटा इस वजह से बेनजीर की वालदा इससे बड़ी नफरत करती थी। इसकी डेथ तक इसकी वालदा इससे मिलती नहीं थी, और इनके आपस में ताल्लुकात बड़े खराब थे। तो देयर वाज सीवियर ऑपोजिशन फ्रॉम द फैमिली ऑफ बेनजीर भुट्टो। साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल ही रही थी। पाकिस्तान की करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है यूएस डॉलर के मुकाबले में 30% से। बेनजीर की प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि सारे गवर्नमेंट बिजनेस प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल और मिलिट्री एम्बार्गोज लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट करता है, तो दोबारा से न्यूक्लियर की वजह से फाइनेंशियल और मिलिट्री एम्बार्गोज लगते हैं बेटा। उसके साथ साथ इनके शौहर आसिफ अली जरदारी, जिनको हम मिस्टर 10% के नाम से जानते हैं बेटा, आज भी अगर आप गूगल पे लिखोगे ना मिस्टर 10%, तो वो आसिफ अली जरदारी दिखा देगा। कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट डील्स होती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट डील्स होती हैं, उस पे 10% तो आसिफ जरदारी का कमीशन सेट होता है। गवर्नमेंट कोई काम करिए, 10% आसिफ जरदारी के पर्सनल अकाउंट में। भाई किस बात का, ऐसी अय्याशी है भाई। प्राइम मिनिस्टर के शौहर होने का कुछ तो मिलेगा ना। तो 10% खाते खाते इनका नाम ही मिस्टर 10% रख दिया गया। बेटा इनके ऊपर पॉलिटिकल मर्डर्स के केसेस थे, वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ब्लैकमेल करवाने के, उनसे पैसे खाने के केसेस थे, इनके ऊपर किडनैपिंग के केसेस थे, जिसकी वजह से इवेंचुअली 1997 से 2004 तक ये जेल में भी रहे। बेनजीर क्या कहती थी? माई हस्बैंड इज इनोसेंट। क्या कहती थी? माई हस्बैंड इज इनोसेंट। तो बेटा एक बार जरदारी की शक्ल जहन में लाओ और ये जुमला याद करो, माई हस्बैंड इज इनोसेंट। तो बेटा वो कहती है तो जस्ट पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं वो मेरे खिलाफ कैंपेन करते तो मेरे शौहर की किरदार कशी करते, अदरवाइज वो तो एक मासूम इंसान। बट बेटा प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही थी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड या फिर करप्शन से रिलेटेड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी बेटा। उसके अलावा जो नवाज शरीफ ने इनके खिलाफ ट्रेन मार्च की, बेटा नवाज शरीफ कराची से लेके पेशावर तक ट्रेन में सफर करता है, इनके खिलाफ मार्चेस करता है, इनके खिलाफ स्पीचेस करता है, और ऑपोजिशन इतनी बढ़ती जा रही थी कि फाइनली बेटा इनके अपने ही पार्टी मेंबर फारूक अहमद लगारी साहब ने कहा मुल्क के हालात बहुत खराब हैं और मुल्क नहीं चल सकता है ऐसे, एंड ही डिसमिस्ड बेनजीर भुट्टो फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी अपनी ही पार्टी की लीडर को निकालने पे मजबूर